नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अपने एक अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं सबका अपना एक स्वभाव होता है और आपके स्वभाव को जितना मैंने मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर जाना है कि खुद को निषेध कैसे कर पाओ, ये आपके बस की बात नहीं है। आप माध्यम हो किसी और का, शायद आपको ज्ञात नहीं है। देने वाले ने दे रखी चंदन पर चिंगारी, तुमको आग लगेगी धुआं उठेगा। सुन विराट तुम लाख कहो, लेकिन मुझको यह मालूम कि तुझसे बोल नहीं छूटेगा। बोल नहीं छूटता है, जो कहना होता है कह देते हैं। राजनीति में इसका बड़ा नुकसान होता है। आपको नहीं लगता है कि चाहे कई बार ऐसा होता है कि जो बात ठीक नहीं है, खुद पर, पार्टी पर भी प्रश्न चिन्ह है, चित्त चरित्र पर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन प्रहलाद पटेल जी बोल देते हैं, नफ़ा नुकसान नहीं देखते। मेरे गुरुदेव थे परम पूज्य बाबा श्री जी। उन्होंने एक बात मुझसे कही कि आदत में और स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आदत स्वभाव ना बने, जी जी, इसका पर ध्यान रखना चाहिए। आदत बदली जा सकती, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर आदत स्वभाव बनेगी तो खुद का भी नुकसान होगा, बाकी का भी होगा। मैं ध्यान रखता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है, ये मेरा स्वभाव है और मैं अपनी किसी आदत को स्वभाव नहीं बनने देता, नंबर 1। दूसरा, एक बार मुझे भी लगा था कि ये व्यवहारिक मेरे लिए नहीं है, तो मैं गया उनके पास। मैंने उनसे कहा कि मुझे कहाँ पटक दिया, राजनीति मेरे बस का काम नहीं है जी। ये व्यवहार से ही चलती है। हम कहते हैं अच्छा काम करें, मैं अपने कार्यकर्ता के यहाँ नहीं जाऊँगा तो वो कहेगा सब कुछ लुट गया, मेरा नेता नहीं आया। ठीक बात। आप कितने ईमानदारी से काम करो, अगर उसका नुकसान होगा तो उसको नाराज होना है। ठीक बात। तो मेरे गुरुदेव ने जो वाणी कही जी, वो मेरा आधार है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनने कहा कि यदि राजनीति व्यवहार में हुई तो न्याय नहीं हो सकता और राजनीति व्यापार में हुई तो फिर परोपकार नहीं हो सकता। क्या बात। और इसलिए मुझे लगता है कि दुविधा कहीं होती नहीं है। दुविधा जब आपके सामने आती है तो लोगों के बर्ताव से आती है। परसेप्शन आप नहीं बनाते हैं, परसेप्शन बनाने वाले लोग और हैं। परसेप्शन कैसा बनेगा, कब बिगड़ेगा, कब अच्छा होगा, इसकी हर दिन कोई खाना तलाशी नहीं करनी चाहिए। अंतिम जब आप नहीं रहेंगे, जो वो परसेप्शन होगा वो परसेप्शन है। ये दिन रात हर महीने इसी बात के उधेड़ मन में रहना, 6 महीने में मेरे बारे में लोगों ने क्या सोचा, 5 साल में क्या सोचा। मैं इतनी छोटी उम्र से संसद में हूँ कि मेरे सार्वजनिक जीवन के जनप्रतिनिधि होने के 35 साल हो गए। तो अब मैं परसेप्शन में मुझे बहुत डिग्री मिली हैं, गुंडे से लेकर राक्षस तक, और कोई लोग अच्छी भी उपाधियाँ देते रहते हैं। मैं नहीं मानता कि वो उससे कोई फ़र्क पड़ता है। तो तमाम परसेप्शंस की होलियाँ जली, लेकिन प्रहलाद हमेशा साफ निकले, स्वच्छ निकले, वैसे ही निकले जैसे थे। कभी कोई फर्क नहीं पड़ा किसी भी निर्णय का। यही है, पुरखों का आभार कि उनने मेरा नाम रखा होगा। उनने क्या सोच के रखा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो परीक्षाओं में जितनी भी हुई मैं संतुष्ट हूँ। मैं आपको अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि इतने लंबे राजनीतिक जीवन में अगर कलंक नहीं है तो अभी तक तो मैं ठीक रास्ते पर हूँ। भविष्य के बारे में कोई कह नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा ना कि इन परसेप्शंस की कोई परवाह हर कदम पर करना ये ठीक नहीं है। अंत में फैसला होगा और वो सही फैसला होगा। जी। केंद्र की राजनीति से प्रदेश की राजनीति में वापस आए, क्षेत्र से वैसे ही आपका बहुत लगाव है। जब केंद्र की राजनीति में होते हैं तो देश की व्यापकता को देखना होता है। अब प्रदेश की राजनीति में तो प्रदेश पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, तो क्या कुछ प्राथमिकताएँ रहेंगी? वहाँ जब आप रहते हैं तो पैसा देते हैं, जो भी एजेंसी काम करती है राज्य उसकी एजेंसी होता है, उसके आंकड़े पर आपको विश्वास करना होता है। फिर जब कभी आप मैदान पर जाते हैं, देखते हैं कुछ बेहतर नहीं दिखता, तो फिर आप थोड़ा बहुत कार्रवाई करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जब आप रहते हैं तो आपका रोल अलग होता है, आपको सीखने का और देखने का दोनों का अवसर होता है। मंत्री होते समय आपको सिर्फ देखने का मौका होता है, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीखो, नहीं तो कार्रवाई करने का अवसर आपके पास होता है। राज्य में जब मैं अभी इन 7-8 महीनों में देख रहा हूँ तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको लास्ट पॉइंट डिलीवरी
अंतिम व्यक्ति तक जाने का जो रास्ता है वो आपको नज़दीक से देखने के लिए मिलता है। अब वो याद आता है कि हम वहाँ कहते थे कि हर घर जल पहुँचेगा, लेकिन मैं यहाँ आके देख रहा हूँ कि डीपीआर में गड़बड़ है, और एक बार लोग छूट जाएंगे तो वो तो शायद सजा भोगेंगे। तो ये चीज़ केंद्र में रहकर दिखती है, लेकिन सैंपल जो आपको मिलता है आप उसके आधार पर देखते हैं। लेकिन आप तो ग्रामीण विकास मंत्री हो, तो आप जब गांव में जाकर देखते हो, गांव का आदमी कहता है कि साहब ये 2 घर छोड़ दिए, बताइए मेरा क्या अपराध था, वहाँ तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ गया। तो इतने निचले स्तर पर जाने का मौका कम मिलता है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये काम करता था जी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरी लोकसभा क्षेत्र है, गांव में मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाकी ज़िले में जाकर तो मैं नहीं करता था। ठीक बात। तो ये फ़र्क होता है। तो अंतिम छोर तक चीज़ें पहुँची या नहीं पहुँची, इसको पहुँचाना और उसका मूल्यांकन करना, कमियाँ ढूंढना, यहाँ अवसर है, वहाँ पर नहीं। इसका मतलब क्रियान्वयन का मौका यहाँ पर है, वहाँ पर क्रियान्वयन का सीधा अवसर आपके पास नहीं था। ये फ़र्क मैं देखता हूँ। अच्छा, बहुत जो इस देश की बुनियादी ढांचे से जुड़े जो विभाग हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा श्रम, तो हमेशा इस देश ने श्रम शक्ति का मूल्य पहचाना है। इस देश की आज जो पहचान है इसकी श्रम शक्ति की वजह से है, और गांव हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। और चूंकि आप स्वयं उसी परिवेश से हो, तो कई बार ऐसा होता है कि एक सोच होती है कि हम अपने कार्यकाल में ये ज़रूर करेंगे। तो कोई एक ऐसा प्लान है, कोई ऐसी योजना कि नहीं अभी ये मध्य प्रदेश के लिए एक अभूतपूर्व कार्य करके? मेरा राजनीतिक शुरुआत ग्रामीण विकास से हुई थी। गांव का आदमी था, किसान के लिए लड़ता था, और ट्रिब्यूनल की बात करता था, नहरें बनने की बात करता था, बरगी बांध बना नहीं था, 30 साल पीछे चल रहा था, ज़मीनें अधिकृत हो गई थी, लोगों का मुआवजा नहीं मिलता था, मुआवजा 3000 रुपये होता था, जबकि वो ज़मीन 3 लाख की होती थी। मतलब तब से हम इन बातों को देखते थे, लेकिन बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाए। या तो 3000 के 9000 मिल गए, तो 9000 की कोई और 3 लाख की तुलना में कोई कीमत नहीं होती थी। नरसिंहपुर ज़िले का मैं पैदा हुआ आदमी हूँ जो एशिया महाद्वीप की सबसे बहुमूल्य ज़मीन रखता है, लेकिन हम वो परिणाम नहीं दे पाए। फिर मैं सांसद बन गया, जंगल की बात चलने लगी, जंगलों के बारे में सोचता था। जंगल में मुझे बचपन से रुचि थी, लेकिन उस समय तो हम लोग अपने मामा के साथ शिकार खेलने जाते थे। अब परिस्थितियाँ बदल गई थी, तो आप बायोडाइवर्सिटी की बात करते थे, प्लांट वेराइटीज़ की बात करते थे, बाकी चीज़ों की बात करते थे। हर मज़दूरों के बीच में काम करने का मौका मिला मुझे देश भर में 5 साल के लिए और अगले सेक्टर में। तो लगता था कि जो चार्टर हमने बनाया मज़दूरों का, वो देश का पहला चार्टर था। उसके पहले किसी ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मज़दूरों का चार्टर नहीं बनाया था। सौभाग्य से मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो मोदी ने 2015 में उस चार्टर को अडॉप्ट किया, और जो काम मज़दूरों के मसीहा कहे जाने वाले लोगों ने 5 दशक में नहीं किया, वो मोदी सरकार ने 1 साल में कर दिया। बिल्कुल ठीक। और हम कोई मजदूर नेता की छवि वाले लोग नहीं थे। हमने कार्यक्रम भले बड़ा कर लिया हो, लेकिन देश में तो नहीं था। पर हमारी फिर भूमिका बदल गई, हम फिर सांसद हो गए, फिर मंत्री हो गए। अब यहाँ लौट कर आने के बाद मुझे लगा कि ज़िंदगी भर मैंने ग्रामीण विकास का काम किया, मजदूरों के बीच में काम किया। अब आज मुझे वो दोनों विभाग मिले हुए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि पंचायती राज का जो मूल तत्व है कि हम अपने संसाधनों में से अपने विकास को खोजें, हमें बाहर न जाना पड़े। वस्तु विनिमय का समय चला गया, लेकिन उसके महत्व को आप कम नहीं कर सकते हैं। जब आप महंगाई के शिकार तब होते हैं जब आपके पास में कोई चीज़ नहीं होती, बाहर से खरीदना पड़े। कई बार तो उल्टा हो गया कि गांव का आदमी दूध पैदा करता है और बाद में बच्चे के लिए महंगा खरीद के लेकर आता है, लेकिन वो गांव का आदमी वहाँ के वहाँ नहीं देता उसको। तो ये जो ट्रांसपोर्ट के खर्चे जोड़ने के साथ में जो बिजनेस मैनेजमेंट का फंडा उसके साथ जुड़ा, उसने हमारी आत्मनिर्भरता को चोट पहुँचाई है, नंबर 1। दूसरा, जो जनप्रतिनिधि चुने गए उनका और अधिकारी कर्मचारियों के बीच का जो विश्वास था, वो दिनों दिन कमतर होने के संकेत दिखे। ये दूसरी चैलेंज मुझे दिखी। तीसरा, महानगरों से या नगरीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई पंचायतें, जिन्हें मैं अर्धशहरी पंचायत कहता हूँ, उनका रोल बिल्कुल बदल गया। वहाँ मजदूर था ही नहीं, बिना मजदूर के वो काम कैसे करे, तो उसका मस्टर तो फर्जीवाड़ा है। ठीक बात। मतलब आप वो चाह कर भी ईमानदार नहीं रह सकता। फिर शहर का डेवलपमेंट गांव में ही होना है, शहर के पास ज़मीन नहीं है। वो डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ ना तो गांव वाले को मिल रहा है
और ना तो सरकार को उसका बहुत कुछ मिल रहा है। तो हम इन नियमों के आपाधापी में हैं। फिर एक नई समस्या मध्य प्रदेश में मुझे लगी कि ट्राइबल ब्लॉक एक सेक्टर है, फिर आपने पेशा कानून लागू कर दिया तो पेशा ब्लॉक हो गया, वो दूसरा सेक्टर है। फिर जो रिजर्व फॉरेस्ट हमारे पास डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट है उससे लगे हुए नोटिफाइड एरिया है। प्रॉब्लम्स तीनों की एक सी है, लेकिन एड्रेस करने वाला कोई नहीं है जी। तो जिस प्रकार से पंचायतों में आमूलचूल परिवर्तन करने की जो बात आपने सोची है, एक न्यूज़ के प्रोजेक्ट के दौरान मैंने गोवा में ये फाइंड आउट किया, एक प्रोजेक्ट के दौरान, कि वहाँ की जो पंचायतें हैं वो इतनी सुदृढ़ हैं कि अगर आपको उस पंचायत में कोई होटल है तो उसकी परमिशन, निर्माण की परमिशन, मतलब एक तरह से वो कलेक्ट्रेट का एक बहुत छोटा स्वरूप है वहाँ। तो अगर पंचायत उन्नत होगी, पंचायत सुदृढ़ होगी, तो जो आप विकसित प्रदेश का सपना देख रहे हैं वो बिना पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के हो नहीं सकता। तो इसको कितना लंबा रोड मैप लिया है कि मध्य प्रदेश में जो टोटल पंचायतें हैं इस पंचवर्षीय में उनको कहाँ तक पहुँचा देंगे? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और 3 दिन अभी हमने जो किया उसका जो स्लोगन था जी, आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश जी। उसके बाद जमीन है, कमर्शियल लैंड है जी। हमारे जनपद जो मुख्यालय के हैं उनकी 20 शहर में ज़मीन है, लेकिन वह कब्जा है, लेकिन आप उनको दुकान बनाने की परमिशन नहीं दे रहे हो। ठीक है। जिला पंचायत के बाद जो ज़मीनें हैं, जो उनके कार्यालय है, वो बहुत पुराने हैं, उनमें 300-300 दुकान बन सकती है, लेकिन समूह का भला हो सकता है, एग्जीबिशंस लग सकते हैं, आप नहीं दे रहे हो। हमने कहा कि वन टाइम जितनी ज़मीन जिसके पास है उसका रोड मैप बनाओ, पीपीपी मॉडल में जाना पड़े तो पीपीपी मॉडल में जाओ, लेकिन आपको ये गारंटी देनी पड़ेगी कि इतनी जो आय आएगी। उनको वेतन नहीं मिल रहा, उनके पास में 50 करोड़ की ज़मीन है, लेकिन वो अपने कर्मचारी 4 कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। हमने कभी इस लाइन पर सोचा ही नहीं, और हमें मुझे लगता है इस पर सोचना चाहिए। फिर अगर ग्राम पंचायत में समूह हैं और सीआरपी है, उनके कोई अच्छे प्रोडक्ट है, आप दीजिए ना उनको सौंप, उनका ज़्यादा बिक्री होगी, आप उसकी कीमत लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये जो वोट के भय के कारण टैक्सेशन नहीं लगाना, ये आत्मनिर्भरता का लक्षण नहीं हो सकता। मैंने कहा ये नहीं कर सकते आप। मुझे खुशी हुई, मंदसौर के विधायक कांग्रेस के विधायक जी, वो सरपंच रहे, उनकी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला हुआ है। तो वो आए मुझे परसों, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं अगले चरण में 40 से 50 MLAs को, माननीय विधायकों को बुलाने वाला हूँ और उनसे पूछने वाला हूँ कि भाई अपन इसमें और कितना आगे बढ़ सकते हैं। संवाद से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं बिना टकराहट के, लेकिन अगर आत्मनिर्भरता की तरफ जाना है तो भाई जितना बाकी रिसोर्स से मिल रहा है कम से कम उसमें 10% 20% का तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी का तब भला हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात। और दूसरा, जिस प्रकार से अभी सारी पंचायतों को, जैसे ई पंचायत आपने कहा, तो हर पंचायत तक लाइट, हर पंचायत तक इंटरनेट, ये सुविधाएं भी पहुंचाने की एक चैलेंज तो है ये। नहीं, उसका बाकायदा मूल्यांकन है। BSNL ने जो टावर की बात की है, जहाँ किसी भी उसके सिग्नल नहीं है, वो संख्या भी 1200 के आसपास है, लेकिन वो मुख्यालय नहीं है। सिर्फ 1200? हाँ, 1200। जो BSNL ने कहा कि किसी भी उसके सिग्नल वहाँ पर नहीं है, ऐसे संख्या 1200 है, लेकिन वो छोटे गांव हैं जी, वो किसी पंचायत का मुख्यालय नहीं है। ये अच्छे संकेत हैं। बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन अभी भी मुख्यालय तक हम कहें कि हमारे BSNL की कनेक्टिविटी है, तो ऐसा भी नहीं है। और इसी कारण से वो कहीं दूर जाकर उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो मैं उस गैप को ख़त्म करने के लिए हमने कहा कि हम ई पंचायत तभी मानेंगे, तो मैंने कहा सूचना सही दीजिए। यदि हमारी 27-28 हज़ार पंचायतें हैं, उसमें से अगर 2000 में नहीं है तो उसको रेड लाइन में डालो। ये 100% के आंकड़े को क्यों जबरदस्ती दिखाए जा रहे हो? तो वो मैंने कहा कि मैं इस बारे में मानूंगा नहीं, क्योंकि एक बार मैंने पार्लियामेंट में उठा दिया था यहाँ मध्य प्रदेश का मामला, जब वो पर्चियाँ वितरण का मामला आया था, इसलिए मुझे मालूम है कि यथार्थ क्या है। और उसका पूरा मैप हमने लिया था कि लोग केबल तो पहुँच गई है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुई है। ठीक बात। और उसका परिणाम था कि वो फेल हुआ। तो हम एक्यूरेसी पर जाएंगे, हम आंकड़ेबाजी पर नहीं जाएंगे, और वो एक्यूरेसी ही हमको इस समस्या के समाधान के लिए रास्ता देगी। अच्छा, फिर से मैं मूल आपके स्वभाव पे आता हूँ। बरसों से आप इस रण क्षेत्र में, राजनीति के रण क्षेत्र में जमे हुए हैं, और न सिर्फ जमे हुए हैं बल्कि रमे हुए हैं। किसी भी भूमिका में, वरिष्ठता में,
कभी प्रदेश में जवाबदेही मिल जाती है तो कभी केंद्र में जवाबदेही मिल जाती है, कभी ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल अग्रिम पंक्ति की जवाबदेही मिलने वाली है, कभी सामान्य जवाबदेही मिल जाती है। बहुत फ़र्क नहीं आता चेहरे पर, कभी उसको लेके क्लेश नहीं आया, शिकन नहीं आई, कभी पद और कद के लिए जद्दोजहद नहीं करते आप लोग। ऐसे मतलब सिखाते क्या हैं, जैसे बाकी दलों में ये होड़ मची रही है। नहीं, एक बात बड़ी साहब है, जब हम भारतीय जनता पार्टी में आए तो आइडियोलॉजी का फैसला हमने स्टूडेंट के समय किया। सोशलिस्टों का जब हमारे यहाँ दबदबा था जी, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं था। हम लोग उन श्रेणी के छात्र नेता हैं जो जबलपुर में राष्ट्रवादी विचार के जो पहले बड़े नेता हैं उनमें मैं हूँ, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। तो जब हम समाजवादी और कांग्रेस से लड़ रहे थे तो आते थे वो कि भाई कैसे करोगे, तो मैं प्रश्न करता था कि ये समाजवाद किस सीमा तक सफल होगा। मतलब हम लोग उस लेवल से उसमें आए, फिर हमको युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाकर पहुंचाया, तो संयोजक बनाया नरसिंहपुर जिले का। मेरे यहाँ तो भाजपा का काम था नहीं जी। तो मैंने सारा काम करने के बाद मैं दे दिया उनको कि भाई ये बना दीजिए अध्यक्ष। हमने संगठन खड़ा कर दिया तो हम ही को अध्यक्ष बना दिया। बाद में हमको पदाधिकारी तो नहीं बनाया प्रदेश का, लेकिन विभाग प्रमुख बनाकर 7 जिलों में से 5 मेरे पास थे और प्रदेश को उपाध्यक्ष के बाद 2 जिले होते थे जी। बाकी संभाग मेरे पास होता था। फिर मैं महामंत्री बन गया। फिर हम लोगों ने क्रांति मसाल यात्रा निकाली तो उसकी मैपिंग का काम मेरे पास था। मुझे मैपिंग करनी आती है तो उल्टे क्रम में कैसे मैपिंग करके इस तारीख तक पहुंचाना है, वो सफल हो गई। अब इतना सब हुआ और पता चला कि 89 में एक ऐसी परिस्थिति बनी, रिवेल होना पड़ा, लेकिन सांसद बन गए। अभी जैसा आपने कहा कि आइडियोलॉजी की बात है, तो देश में अभी भारतीय जनता पार्टी और पूरे विपक्ष के बीच में, मतलब बीजेपी बनाम इंडी, जिस गठबंधन का टोटल नाम इंडिया है, एक विचारधारा की अब लड़ाई हो रही है। बांग्लादेश में जो हुआ उस पर जिस प्रकार की टिप्पणियां आ रही हैं, इवन ये तक कहा गया कि ऐसी हालत कभी भी इस देश में भी हो सकते हैं। सज्जन सिंह वर्मा का बयान है, सलमान खुर्शीद साहब का बयान है, तो उस पर आपकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया थी। तीखी नहीं, सत्याई है, देशद्रोह है। और मैं मानता हूँ कि मुकदमा बनना ही चाहिए। ये उकसाने की कार्रवाई है। आप बांग्लादेश से भारत की तुलना करोगे या बाकी जहाँ पर विद्रोह हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हो? आप वो सेना जिसकी पूरी दुनिया में मान है, ये माना जाता है, आप इस तरफ उकसाने का काम कर रहे हो। धर्म के नाम पर जो वहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आप ये करने वाले हैं? आप तिरंगे के बारे में टिप्पणी करते हुए आप यहाँ तक चले जाते हैं कि आप काम छुपाने के लिए कह रहे हैं। अरे भैया, राष्ट्रीय पर्व है, उसके लिए अगर तिरंगा, घर घर तिरंगा की बात हो रही है तो क्या इस पर टिप्पणी होनी चाहिए कि इसमें कोई सुझाव होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि आप कहना जो भी चाह रहे हो, लेकिन जो आपने कहा है वो देशद्रोह है। आप उकसाने की कार्रवाई कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पर भी हिंसा हो, ये कहना चाह रहे हैं क्या? अरे भाई, यही काम नक्सलवाद करता था, नक्सलवादी कहते थे, तब उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा के आप गोली मारते हो। आप एक पार्टी के जिम्मेदार नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, और उसके बाद ऐसी भाषा का उपयोग करते हो। मैं नक्सलवादियों से लड़ा हूँ ना, जब मैं उनसे ऐसी बातें कर सकता हूँ, आप तो पॉलिटिकल आदमी हो, आप ये कैसे कह सकते हो? तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं, और ये देशद्रोह की सीमा में है, इसमें कोई दुमत नहीं। इसलिए नहीं कि मैं मंत्री हूँ तो मैं कह रहा हूँ, आम आदमी को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये देशद्रोह की भाषा है। अच्छा, देश के दिल में रहे तो प्रदेश हमेशा जिंदा रहा। अच्छा, प्रदेश, अगर मैं खबर नवीसों की बात करूं, मीडिया कर्मियों की बात करूं, तो धमनी और शराओं की तरह होते हैं, सूचनाएं आ जाती हैं। तो दिल्ली में हमेशा जब आप केंद्रीय मंत्री रहे तो मध्य प्रदेश से संबंधित वाबस्ता जितने भी लोग थे, कहीं ना कहीं उनको भोजन पे या एक गेट टुगेदर आप करते रहते थे। तो देश के दिल में रहते हुए प्रदेश के दिल से हमेशा जुड़े रहे। अब प्रदेश में आ गए, सामान्यतः ये होता है कि अब ऐसा देखने को मिलने लगा है कि मंत्री होते हुए भी व्यक्ति अपने विधानसभा क्षेत्र तक या उन तक सीमित रह जाता है। चूँकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास बिल्कुल शिवपुर से शहडोल तक आपकी उपस्थिति की ज़रूरत है। तो क्या आप जो होता है कि टूर ऐसा प्लान बनाएंगे कि क्षेत्र में रह के रुक के भी कार्य योजना का संचालन करेंगे, वहाँ कैंपिंग करेंगे, जैसा कि पहले करते थे लोग? अभी भी करता हूँ। मैं बीच में जीतने के बाद रात्रि विश्राम बाकी लोगों ने नहीं किया, लेकिन मैंने रात्रि विश्राम किया, और रात्रि विश्राम करके वहाँ जो समस्याएं देखी, और वो सहरिया का गांव था जो पिछड़ी जनजाति है, नर्मदा जी के किनारे। पता चला कि वो उनका आधा गांव छोटे झाड़ के जंगल में आता है
और आधा राजस्व में आता है। इनके प्रधानमंत्री आवास बन गए, उनके नहीं बने क्योंकि उनके पास पट्टा नहीं था। रोड बना लेकिन वहाँ तक नहीं बना। उनका मुख्यालय ऐसी जगह रखा गया जहाँ वो घूम कर जाएंगे तो 7 किलोमीटर दूर होकर जाएंगे। बच्चियाँ इसलिए पढ़ना बंद कर दिया, कोई वहाँ 12वीं पास ही नहीं था। क्यों नहीं था? बोले दूसरी तरफ से जाएंगे स्कूल तो हमें 11 किलोमीटर जाना है, हमें जाना नहीं है। पढ़ना चाहते हो वहाँ पढ़ना चाहते हो। मतलब लगभग 17 ऐसी समस्याएं मिली। मुन्ना भैया भी थे। हमने कहा थी हम रात ना रुके होते तो क्या इतनी गहराई से इनकी बात आप समझ पाते? ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये काम तो कभी बंद नहीं करना चाहिए। ये दिखाने के लिए नहीं है, ये आपको सीखने के लिए कि आप बहुत बड़े बड़े दावे करते हो लेकिन उसके बाद भी ऐसी समस्याएं आपकी आंखों से ओझल हो जाती हैं, आप कितने ही सक्रिय रहो। अपनी चर्चा के दौरान आपने प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया कि सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। जब आपका वो प्रोजेक्ट उन्होंने एंडोर्स किया तो सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। वो सौभाग्य शब्द लगाया नरेंद्र मोदी जी के लिए। आप नरेंद्र मोदी जी को सौभाग्य सूचक मानते हैं और विपक्ष कई बार पनौती, दुर्भाग्य का प्रतीक, इस प्रकार की बातें करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने 5 दशक में मजदूर आंदोलन का रुख देखा। मुझे दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी से संवाद का बहुत अवसर मिला है। मैं जब दूसरी बार सांसद था तो वो सामने रोड के उस पार एक फ्लैट में रहते थे, नाना जी के साथ मिला। मजदूर आंदोलन को आप सिर्फ ज़रूरत के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते। एक मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति के बच्चों का, उसके परिवार को जीने का अधिकार है। जब भारतीय मजदूर संघ ने जब ये बात कही कि संवेदनशीलता के साथ उसके बारे में सोचो, सतही भौतिक ज़रूरतों के बारे में सोचोगे तो उसका भला कभी नहीं हो पाएगा। और उसी का परिणाम है कि आज आप मजदूर के बच्चे के बारे में भी चिंता करते हो। वो मजदूरी करेगा, ये धारणा आपके मन में क्यों है? मजदूर का बेटा मजदूरी ही होना है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मजदूर का बेटा भी मेधावी हो सकता है, उसको भी जीने का अधिकार है। उसको जहाँ तक जाने का अधिकार है वहाँ तक आप अगर उसको नहीं जाने दोगे, ठीक है, उसके माता पिता गरीब थे, वो मजदूरी करते थे, लेकिन क्या उसके बच्चे का अवसर नहीं मिलना चाहिए? बच्चा खिलाड़ी नहीं हो सकता? तो ये चीज़ें कहने की दम किसी ने थी तो वो हमारे विचार में थी। लेकिन जब हमने लिस्ट करना शुरू किया कि डिमांड वास्तव में प्रॉब्लम्स क्या हैं, अब बीड़ी का अस्पताल, बीड़ी कर्मचारी का अस्पताल शहर के 7 किलोमीटर बाहर मिलेगा। सबको पता है कि बीड़ी वाले को टीबी हो जाएगी, 7 किलोमीटर में कम्युनिकेशन नहीं है, वो जा सकता नहीं है। कौन जाएगा वहाँ? वो भुतिया बड़े बड़े नष्ट हो गए, कोई अस्पताल में गया नहीं। वो जाता प्राइवेट अस्पताल में, अपने जेब से खर्चा लगाता। मतलब ये पुरानी बातें मैं कर रहा हूँ। इन सब बातों को हमने इसमें एड्रेस किया। फिर हमने देखा कि दिल्ली में 27,000 करोड़ रुपया पीएफ का जमा है अनक्लेम्ड। अब उस समय नियम था, एसडीएम लिख कर देगा तब जाकर आपका ट्रांजैक्शन पास बनेगा, तब आपको वहाँ मजदूर का दर्जा मिलेगा। ठेकेदार का पीएफ नंबर होता था, मजदूर का होता ही नहीं था। तो जो भी कटता था तो ठेकेदार के खाते में आ नहीं सकता था, उसके नाम पर वो मजदूर के का पैसा भी वहाँ जमा होता जाता था। तो इसका भी ठेकेदार का पैसा भी गया, मजदूर का पैसा भी गया। सरकार शेयर किसको देगी जब कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है? और वो जैसे ही आया दोबारा उसको जाना नहीं है, हमें नहीं कटवाना पीएफ, आप तो हमें पूरी मजदूरी दे दो। उसको नियम से कटवानी थी तो वो उसमें डालता रहा। ठीक है। अब 27,000 करोड़ रुपया जब अनक्लेम्ड था तो हमने लिखा कि भाई ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर पीएफ का क्यों नहीं बन सकता जब आप बाकी चीज़ें बनाते हो। ठीक है। 2015 में सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बनाया। अब दर्द उनको मालूम था, वो मजदूर तो नहीं थे, लेकिन उनको दर्द से वो को रिलेटेड किया अपने आप को। और चार्टर में हमने 17 बातें कही थी, 17 की 17 उन्हें 1 साल में पूरी कर दी। और जब से पीएफ का यूनिक आइडेंटिटी नंबर बना है तो पता चला वो राज्य में 6 महीने मध्य प्रदेश में करे तो पीएफ उसी के खाते में जाएगा, महाराष्ट्र में कर चला जाए तो पीएफ उसके खाते में जाएगा। अब मोदी सरकार ने ही राशन कार्ड को लागू कर दिया, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, और वो भी यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। आप मजदूर यहाँ हैं, आप जाइए गुजरात या महाराष्ट्र या कर्नाटक, आप किसी राशन दुकान पर जाएंगे आपको राशन मिलेगा, आप पैसा दीजिए आपको राशन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो सुविधा है, ये सुविधा इस बात की तो गारंटी दे रही है कि मैं जिस राज्य से आया हूँ उसने मुझे अधिकार दिया है, जो कार्ड मेरे पास है उसका अधिकार मुझे पूरे देश में मिलेगा। तो ये उसके स्वतंत्रता को भी मजबूत करता है। उसको जहाँ मर्जी आएगा वो रहेगा, जहाँ मर्जी आएगा वो मजदूरी करेगा, जहाँ मर्जी आएगा बच्चों को पढ़ाएगा। फिर तय किया कि अगर वो बच्चे साथ में जाएंगे तो उसी प्राइमेसेस में उसके बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए।
नहीं तो पहले वो कहीं खेलते रहते थे, मजदूर अपना चला गया, लौट कर आया, वो जो उसका भविष्य होता था वो छुपा नहीं है किसी से। तो चाहे जितनी बाधाएं हों, हो जाएंगी व्यर्थ पता है, मंजिल तो मैं पा ही लूँगा, मुझको श्रम का अर्थ पता है। तो एक बेहद अर्थवान और बेहद विचारवान, बेहद प्रज्ञावान सोच के साथ जिस तरह से सर आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से समस्या हमारा स्लोगन था उस समय जब मैं काम करता था, श्रमेव साधनम। जी जी, श्रमेव जयते तो सब कहते हैं, जी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, लेकिन हमने अपना स्लोगन रखा था श्रमेव साधनम। श्रम ही साधन है। तो जितने सारे पहलुओं पर सर आपने अपने दृष्टिकोण से उनको हमारे साथ साझा किया, अपने विचार रखे, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का जो श्रम है उसका मूल्य और मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण आधारभूत ढांचा है, वो एक नई ऊंचाई छुएगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपका भी बहुत धन्यवाद।